हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज से हम थ्योरी में वापस लौट चुके हैं। यानी अगर हम बात करें तो हमने शायद 1 से लेकर 4-5 पार्ट तक हमने थ्योरी की थी और देन हम उसके आय विधि, व्यय विधि और मूल्य विधि के जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने खत्म किए, यानी क्वेश्चंस हमने खत्म किया और काफ़ी ज़्यादा किए हैं। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि हमने 2-4 करके छोड़ दिया, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और आज हम दोबारा वापस थ्योरी में आ गए हैं। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4, मैंने आपको बताया था हम 1 से लेकर 4 चैप्टर की कंबाइंड थ्योरी कर रहे हैं। 1 से लेके 4 चैप्टर की जो है हम कंबाइंड थ्योरी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर। यानी साधन आय और हस्तांतरण आय क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, हमें आज समझना है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? देखो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में समझा रखा है, क्योंकि तो डिफरेंस की फॉर्म में याद करना काफी आसान हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में कई बार मैं बोलता हूँ जब भी डिफरेंस पढ़ाता हूँ कि डिफरेंस की फॉर्म में याद करना काफी आसान हो जाता है। इससे अगर आपको साधन आय पूछेगा तो आप साधन आय लिख सकते हो, हस्तांतरण आय पूछेगा तो हस्तांतरण आय लिख सकते हो, और अगर आपसे वो डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी लिख सकते हो। और सबसे जल्दी याद करने का तरीका यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अभिप्राय, यानी इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा साधन आय की अगर हम बात करें तो साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, उत्पादन के साधनों। अब उत्पादन के साधन क्या होते थे? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये 4 उत्पादन के साधन है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में, यानी उत्पादन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त आय है। यानी हमने क्या करा, उत्पादन की प्रक्रिया में आपने संसाधन उपलब्ध करवाए, आपने साधन उपलब्ध करवाए, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम आपने उपलब्ध करवाया, तो उसके बदले में जो आपने दिया उसके बदले कुछ तो मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा? भूमि के बदले जैसे आपको क्या मिल गया, किराया मिल गया, है ना। पूंजी के बदले क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। श्रम के बदले क्या मिल गया, मजदूरी मिल गई, है ना। और उद्यम जो था उसको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। तो हमने ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत समझा हुआ था, बट हम क्या इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों, यानी वो 4 द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त आय से है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से है जो सेवा प्रदान किए बिना ही, यानी वो सेवा प्रदान नहीं करता है ये, यानी ये रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा फिर भी प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं आप एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने अभी आता है यहाँ पे, तो आपने कुछ संसाधन लगाए फिर आपको आय मिली, तो वो साधन आय हो गया। बट यहाँ पे ऐसा है, जैसे मान के चलो आपके गेट पे कोई बंदा आता है, ठीक है, और कहता है कि आज पूर्णमासी का दिन है बेटा, जो भी समथिंग करके वो मांगता है आपसे कुछ, तो आप उससे मान लो आपने उसे 10 रुपए दिए, तो क्या आप उसकी टांग पकड़ लेते हो कि नहीं मैंने तो ये 10 रुपए दिए तो आप भी मुझे कुछ दो? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी जब भी हम दान देते हैं या किसी की हम सहायता करते हैं, तो सहायता के बदले हम किसी से कुछ मांगते नहीं है ना। यही हमारा हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर किया हमने बस। तो उसमें क्या करता है, हमें क्या है, कोई भी सेवा प्रदान किए बिना ही प्राप्त हो गई है, यानी हमने उसे कुछ नहीं दिया फिर भी हमें पैसे मिल गए, फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिल गया, वो हमारा हो गया हस्तांतरण आय। क्लियर? चलो, लेन देन या सौदों की अगर हम बात करें, लेन देन या सौदे, तो इसके अंतर्गत 2 पक्षीय, ये आपको याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 2 पक्षीय, जिसको हम द्विपक्षीय भी बोलते हैं, सौदों या लेन देनों को शामिल किया जाता है। नहीं, यहाँ पे जो है ना वो 2 पक्षीय सौदे होते हैं, यानी आप कुछ दोगे फिर आपको कुछ मिलेगा रिटर्न में, तो 2 पक्षीय होगा। ये सिर्फ 1 पक्षीय होता है, यानी आपने अगर किसी की सहायता कर दी है ना, या फिर किसी ने आपकी अगर सहायता कर दी है, तो बदले में एक दूसरे को कुछ नहीं देना। आपने किसी सहायता, आपने मान लो किसी को पैसे दिए, सहायता करी किसी प्रकार से, तो आप मांगोगे थोड़ी ना उससे कुछ, ठीक है ना। या फिर मान लो किसी ने आपको पैसे दिए तो आप मांगोगे थोड़ी ना कुछ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप, मैं देने और लेने दोनों की बातें कर रहा हूँ, यानी इसमें भुगतान की बात भी हो रही है। तो हाँ, ऐसा है, ध्यान से देखें। तो हस्तांतरण आय को हस्तांतरण भुगतान भी बोल दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हस्तांतरण आय को हस्तांतरण भुगतान, बस मैं पेमेंट के वे में पढ़ना पड़ेगा, आय को आय के वे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। आय बोलूंगा तो यानी पैसा प्राप्त हो रहा है, भुगतान बोलूंगा तो पैसा दे रहा है। दोनों ही केस में राष्ट्रीय आय में शामिल होना ही नहीं है इसमें। क्लियर? तो देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त आय से, जबकि हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से जो सेवा प्रदान किए बिना ही मिल गई। क्लियर? ये 2 पक्षीय होता है, इसमें 2 पक्षीय ट्रांजेक्शन्स आती है, लेन देन होते हैं, जबकि इसमें 1 पक्षीय यानी एक तरफा होता है ये सिर्फ। ठीक है ना। आगे
शामिल की अगर हम बात करें तो साधन आय, जिसको हम कारक आय भी बोलते हैं, देखो नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि इस नाम से आ जाएगा क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे, तो कारक आय या कारक भुगतान बोल दो, है ना, को घरेलू आय हो चाहे राष्ट्रीय आय हो, दोनों में शामिल किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साधन आय को देखो ज्यादातर बुकों में राष्ट्रीय आय की बात होती है, तो घरेलू आय में भी पूछेगा तो उसमें भी शामिल होती है, सीधी बात है। तो हम बोलेंगे साधन आय को घरेलू आय बोले चाहे राष्ट्रीय आय, आपसे किसी में पूछा हो शामिल करेंगे, जबकि हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर। आगे मूल्य वृद्धि, इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि होती है, यानी मूल्य में बढ़ोतरी होती है इसके कारण, बट इसके कारण मूल्य वृद्धि नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आगे अगर अभी भी अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो देखो साफ पता चला, मूल्य में वृद्धि इसी से होगी, इससे नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरा मैंने कहा था मूल्य वृद्धि को एक तरह से घरेलू आय पढ़ के चलो, तो घरेलू आय में शामिल तो इसी नहीं होना ना, इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। उसके अलावा उदाहरण में देखो, जैसे भूमि के बदले किराया दिया, श्रम को मजदूरी दिया, पूंजी पे ब्याज और उद्यम को लाभ दिया, ठीक है ना। तो ये जो चारों है ये क्या हमारा साधन आय है। क्लियर। यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन, अब ध्यान से देखना, वृद्धावस्था है यानी बूढ़ा होने पर आपको कुछ पैसे सरकार दे रही है, तो एक तरह से वो हेल्प है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है रिटायरमेंट पेंशन, जिसे हम कहते हैं आई थिंक सेवानिवृत्त पेंशन। तो जो रिटायरमेंट की जो पेंशन होती है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपने भीख नहीं मांगी है, मतलब आपने किसी से सहायता नहीं मांगी है, ये भी आप रखना, वो आपने किसी से आपने सहायता नहीं मांगी है। क्लियर। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उसके बदले आप वृद्ध होने पर, नहीं बूढ़े होने पर आपको पैसा मिल रहा है, तो आपने पहले काम किया है ना, तो वो इसके अंदर आएगा। क्लियर। बट अगर मैं वृद्धावस्था बोलूंगा, जो कि इस बुढ़ापे में बेचारे जब बूढ़े लोग काम नहीं कर पाते तो उनको कुछ सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके बदले आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कोई सहायता प्रदान की या कुछ सेवा प्रदान की सरकार को, कोई सेवा दी है बताओ, नहीं दी ना, तो वृद्धावस्था यहाँ आएगी। बट अगर रिटायरमेंट पेंशन है, याद रखना, तो यहाँ आएगी। क्लियर। बेरोजगारी भत्ता, यहाँ पे भी ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये बेरोजगारी यानी आप बेरोजगार बैठे हो घर पे, उसके बावजूद सरकार आपको कुछ पैसा दे रही है, तो यहाँ आएगा कि सहायता में आ गया। बट अगर मैं रोजगारी भत्ता बोलूंगा, देखो रोजगारी यानी आप कहीं पे मजदूरी कुछ काम वाम कर रहे हो, तो वो यहाँ आएगा, रोजगारी वाला यहाँ आएगा, बेरोजगारी वाला यहाँ आएगा, बेरोजगारी सहायता है। दान हो गया, दान करते हो तो सहायता होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया फटाफट से, ठीक है ना। एक बार मैं फटाफट से एक बार और रिपीट करा देता हूँ, ताकि आपको फटाफट से यहीं पे याद हो जाए, ताकि घर पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। पहला, उत्पादन के साधनों ने क्या किया, सेवाएं प्रदान की, इसलिए उनको कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं उत्साधन आय। हस्तांतरण आय, जिसमें सेवा प्रदान किए बिना ही ये प्राप्त हो जाएगी, यानी कुछ देना ही नहीं है, खाली आपको मिलेगा, कुछ देना नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बोला। ये दो पक्षीय होता है, ये एक पक्षीय होता है, इसको राष्ट्रीय घरेलू आय में शामिल किया जाता है, इसको राष्ट्रीय घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता। इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप मूल्य वृद्धि नहीं होती है। इसमें किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ ये आएंगे, और इसमें वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दान, ठीक है, अनुदान, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आती है। नाम याद रखना, साधन आय, कारक आय, कारक भुगतान, कुछ बोले तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बस भुगतान में पेमेंट के वे में बोलना है, बस जा सादा है, ठीक है ना। हस्तांतरण आय को क्या बोलते हैं, हस्तांतरण भुगतान भी बोलते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, क्या, हस्तांतरण भुगतान, तो इसका एक नाम और आ गया। क्लियर। तो या तो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखो तो हमने वो दो डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर वो आय बोलता है सिर्फ, तो आपको प्रॉपर दिया हुआ है, लिख सकते हो। भुगतान बोलेगा तो भी आप प्रॉपर लिख सकते हो, बस आप क्या है जगह जगह पे जहां पर आपको ये लगे कि जैसे हम बोलेंगे कि आपने भुगतान किया, तो आपने किसी को दान दिया, तो ऐसे बोलोगे। और आय के समय आपको किसी ने दान दिया, आपने किसी को दिया तो भुगतान, आपको किसी ने दिया तो आय, है ना। बट वैसे इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप एज इट इज दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको नाम बता दिए। पहले वाले का क्या बताया था मैंने, साधन वाले का बताया था मैंने, साधन आय, कारक आय, कारक भुगतान। और दूसरे वाले मैंने आपको क्या बताया था कि हस्तांतरण आय बोल सकते हो और हस्तांतरण भुगतान वहां पे लिखा जा सकता है। क्लियर। अब हमारे पास जो है वो है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, यानी उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता उपभोग करता है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। देखो कितना आसान डेफिनेशन है, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है, उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। और उपभोग वस्तुएं भी वही है एक तरह से, जो उपभोग की जा रही है वो उपभोक्ता वही होगी, यानी ये उपभोक्ता उपभोग कर रहा है वही तो उपभोग हो गया, है ना, यानी कंज्यूम कर रहा है। तो पेपर में अगर ये आता है तो आप एक ही डेफिनेशन लिख सकते हो, यानी उपभोक्ता वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं, यानी कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूम गुड्स, है ना।
देखो वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, कंज्यूमर गुड्स बोल रहा हूं, और दूसरा क्या है यहाँ पे उपभोग का कंजम्पशन बोल सकते हो तो कंजम्पशन बोल दो, कंजम्पशन गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर? जैसे परिवारों ने क्या किया, दूध का उपयोग किया, वो मान ले क्या हो गया, उसने बोला वो भोग वस्तु, दूध कंज्यूम किया ना तो भोग वस्तु हो गई। दूध क्यों कंज्यूम किया उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी थी, तो फटाफट से ये भी खत्म हो गया। आगे आता है कि उपभोक्ता वस्तु है, उपभोग वस्तु अगर पेपर में पूछी है तो कितने तरह की होती है, तो आप बोलोगे ये 4 तरह की होती है। कितनी होती है? 4 तरह की होती है, जिसमें पहला आता है आपका टिकाऊ वस्तुएं, यानी जिसको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स, यानी जो लंबे टाइम तक चलती है उनको कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है ना, यानी टिकाऊ वस्तुएं। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, उपभोक्ता वस्तुएं पूछे तो भी ये है, उपभोग वस्तुएं बोले तो भी है, क्योंकि डेफिनेशन मैंने एक ही लिखवाई है। क्लियर? चलो, बुक्स में भी आपको शायद एक ही मिलेगी। दूसरी आपकी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखो पहला था टिकाऊ, यानी जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। सेमी ड्यूरेबल मतलब जो चलेगी बट ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। क्लियर? उसका था गैर टिकाऊ, जो जल्दी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। पहला ड्यूरेबल टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा गैर टिकाऊ, यानी जो टिकाऊ है ही नहीं, ठीक है ना, तुरंत खराब हो जानी है थोड़े टाइम में ही। और अगला है अभौतिक वस्तुएं। अब बच्चे ने इसको गलत पढ़ता है, अभौतिक वस्तु और अभौतिक सेवाएं पढ़ता है, ऐसा नहीं है, ये अभौतिक वस्तुएं एक नाम है। तो अभौतिक वस्तुएं यानी नॉन मटेरियल गुड्स, यानी जो गुड्स है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वो फिर सेवाएं। तो ये पूरा एक नाम है, फिर ये अलग है, तो इसको तुम सर्विसेज बोल दो या नॉन मटेरियल गुड्स, यानी या तो उसको सेवाएं बोल दो या अभौतिक वस्तुएं। क्लियर? तो आपका ये हो गया फटाफट से। तो 4 हो गया हमारे पास, इन चारों को अब हमें पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाली डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करते हैं आगे, देखो फटाफट से। पहला है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, यानी टिकाऊ वस्तुएं। तो क्या लिखा हुआ है, ये वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कई वर्षों तक, यानी लॉन्ग टर्म तक किया जा सकता है, और इन वस्तुओं का मूल्य जो है वो अधिक होता है। अधिक मतलब बहुत अधिक होता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे बहुत अधिक कर लो, ज्यादा बढ़िया। तो ये वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है और इनका जो मूल्य होता है वो अधिक होता है। क्लियर? आगे जैसा हमारा एग्जाम्पल में टीवी हो गया, ठीक है, कार हो गया, कपड़े धोने की मशीन हो गई, फ्रिज हो गई, ये सब चीजें क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर? उसके बाद आता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। काफी आसान सा पोर्शन है ये वाला। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है, ये वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है ना, तो 1 वर्ष या थोड़ा सा उससे ज्यादा, 1.5 साल तक क्या हो गया ना, तो ये आपने बोला 1 साल या उससे थोड़ा अधिक समय तक किया जा सकता है, तो उन वस्तुओं को हम अर्ध टिकाऊ कहते हैं, यानी सेमी ड्यूरेबल। और इन वस्तुओं का मूल्य जो है बहुत अधिक नहीं होता है, यानी इन वस्तुओं का मूल्य इनसे कम होगा। क्लियर? जैसे कार है, काफी महंगी आती है तो यहाँ आएगा, और काफी महंगी आती है और आप क्या उसको 1 साल में बेच देते हो क्या, 1 साल में खराब हो जाती है क्या, नहीं, आराम से चलती है, ठीक है, 7-8 साल 9 साल जो चलाते हैं चल जाती है। बट यहाँ पे क्या बोला, 1 वर्ष या उससे थोड़ा अधिक तक चल सकता है, उपयोग किया जा सकता है, और इन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक नहीं होगा। इसमें देखो कपड़े और फर्नीचर है। अब ये फर्नीचर एक ऐसी चीज है ना, बच्चे जिसको यहाँ लिख करके आते हैं पेपर में गलत हो जाता है। फर्नीचर हमेशा अर्ध टिकाऊ के अंदर आता है, और यहाँ पे टीवी, फ्रिज, कार, कपड़े धोने की मशीन यहाँ पे इस जगह पे आते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या आएंगे, कपड़े आएगा, फर्नीचर, बिजली का सामान बोल सकते हो, क्रॉकरी हो गई, ये सब चीजें यहाँ पे आता है। क्लियर? इधर तो याद रखना, कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान, ये सब चीजें यहाँ पे है। क्लियर है ना, क्रॉकरी ये सब यहाँ पे है। आगे गैर टिकाऊ वस्तुएं, इनका एक नाम और याद रखना, एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु, यानी जिनका एक बार उपयोग होता है। एकल मतलब एक बार उपयोग होने वाली वस्तुएं। तो ये वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, उनको कहते हैं एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं या फिर गैर टिकाऊ वस्तुएं। और ऐसी वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, कम होता है। जैसे दूध हो गया, चाय हो गया, ब्रेड हो गया, पेट्रोल हो गया आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। काफी आसान सा पोर्शन है, ठीक है ना, तो ज्यादा रिपीट करने का मतलब नहीं बनता इसमें। फिर है अभौतिक वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं है ही नहीं, यानी क्या है, सेवाएं हैं। तो सेवाएं वे अभौतिक अर्थात गैर भौतिक, यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। तो सेवाएं क्या है, अब देखो सेवा को आप टच थोड़ी ना कर सकते हो, है ना, वो कोई वस्तु थोड़ी ना जिसको पकड़ लोगे, इसलिए तो यहाँ पे सेवा लिखा है। तो उसने बोला सेवाएं वे अभौतिक बोल दो या गैर भौतिक,
वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। यानी यहाँ तक तो वही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी, वो किसकी, उपभोग वस्तुएं की, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे डॉक्टर की सेवा हो गया, वकील की सेवा हो गई, है ना। वकील को तुम देख सकते हो बट उसकी सेवा को थोड़ी ना देख सकते हो, है ना। तो उसने बोला सेवाएं वे अभौतिक और गैर भौतिक वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं। तो चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मुझे जहां तक है आपको, मेरे को लगता है जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम के नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली क्या हिंदी मीडियम के नोट्स है मेरे माइंड में सेट थे अभी तक, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं लिखवाता रहता हूँ ट्यूशन में भी, अपनी क्लासेस में भी, तो मेरे पास रहता है, बट हिंदी मीडियम के नोट्स मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना नोट्स कॉपी में बनाने से बढ़िया मैं ऑनलाइन डाल दूँ, आपके भी काम आ जाएगा और मेरे भी रह लेगा, मेरे लिए भी रह लेंगे ऊपर, ये यूट्यूब में ऑनलाइन में मेरे पास भी रह लेंगे, क्लियर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो बनाने का मजा तभी आता है जब आप इसको लाइक शेयर करते हो, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको फटाफट से क्या कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।